बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है केमिकल इक्विलिब्रियम, उस चैप्टर का मेन टॉपिक ले चैटलियर्स प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले इस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट देखेंगे और उस स्टेटमेंट को फिर केमिकल प्रोसेसेस में अप्लाई भी करेंगे। ले चैटलियर्स प्रिंसिपल है क्या? When change is imposed on a system at equilibrium, then equilibrium will shift to oppose the change। यानी स्टेटमेंट क्या हुई कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी इक्विलिब्रियम मौजूद होगी, केमिकल प्रोसेस इक्विलिब्रियम में मौजूद होगा, तो हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जब उस केमिकल प्रोसेस में किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज करेंगे या टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो सिस्टम क्या करेगा? इस चेंज को अपोज करेगा। यानी आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो जो काम हम करेंगे सिस्टम उसके ऑपोजिट एक्ट करेगा। ये आपके पास क्या है? ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। Whenever change is imposed on a system at equilibrium, then system will act in such a way that to oppose that change। यानी इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन की तरफ चली जाएगी ताकि वो उस चेंज को क्या कर सके? अपोज कर सके। आइए हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि हम अगर कंसंट्रेशन को चेंज करें इक्विलिब्रियम में तो क्या अफेक्ट होगा। ये मैंने केमिकल प्रोसेस लिया है, अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है और अमोनिया की फॉर्मेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं? अमोनिया, और अमोनिया दोबारा डीकंपोज होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। फिर इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाती है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो अब हम इस सिस्टम में क्या करेंगे? चेंज इंपोज करेंगे, फिर देखेंगे ये सिस्टम किस तरफ एक्ट करता है। ये मेरे पास एक टेबल है, मैंने टेबल की फॉर्म में आपको बताया हुआ है। इस टेबल को गौर से देखें तो पहले सबसे पहले क्या चेंज इंपोज करनी है हमने? अमोनिया इज रिमूव्ड। इफ अमोनिया इज रिमूव्ड यानी हम क्या कर रहे हैं? अमोनिया को रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। सिस्टम में से हम अमोनिया को बाहर निकाल रहे हैं तो सिस्टम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम क्या करेगी? इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में चली जाएगी जहां ज्यादा अमोनिया बने। क्योंकि हम अमोनिया कम कर रहे हैं तो सिस्टम क्या करेगा? अमोनिया को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अमोनिया एक ही सूरत में बढ़ सकती है कि अगर ये सिस्टम शिफ्ट कर जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आ जाएगा? राइट। आप पेपर में लिखेंगे कैसे? इफ अमोनिया इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, देन अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल this equilibrium will shift in right direction to produce more ammonia। ओके, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। आप याद रख लें, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जस्ट टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होगी। प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, कैटालिस्ट से कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, सेकंड क्या है कि इफ H2 इज रिमूव्ड, यानी हाइड्रोजन को रिमूव करें फ्रॉम ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, यानी हम सिस्टम में से क्या करें? हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ताकि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। तो सिस्टम विल टेंड टू मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन, क्योंकि जो काम हम करेंगे सिस्टम उसके ऑपोजिट करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, ये हम चेंज इंपोज कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या करेगा? इस चेंज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, इस चेंज को रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो चेंज तभी रिमूव हो सकती है, यानी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हम कम कर रहे हैं तो सिस्टम क्या करेगा? उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम मस्ट शिफ्ट इन लेफ्ट डायरेक्शन, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है टेम्परेचर के चेंज करने से, इसके अलावा चेंज नहीं होगी। थर्ड, N2 इज रिमूव्ड, यानी हम क्या कर रहे हैं? इफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज डिक्रीज्ड फ्रॉम ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, यानी
नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम किया जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम क्या किस पोजीशन में जाएगी? इक्विलिब्रियम शुड मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर नाइट्रोजन। यानी जो काम हम करेंगे, जो चेंज इंपोज हम करेंगे सिस्टम में एट इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम उस चेंज के ऑपोजिट एक्ट करेगा। यानी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं हम, इफ नाइट्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज रिमूव्ड, तो सिस्टम क्या करेगा? उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम शुड शिफ्ट इन लेफ्ट डायरेक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। फोर्थ क्या है? इफ हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, यानी अब हम हाइड्रोजन खुद से ऐड कर रहे हैं। ऐड करने का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं हाइड्रोजन की, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी जिस डायरेक्शन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो इक्विलिब्रियम शुड मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, राइट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंजेस नहीं आएगी। नो चेंज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जस्ट वो चेंज होती है किसके चेंज होने से? टेम्परेचर के चेंज होने से। तो आप इस चीज को लिखेंगे कैसे एग्जाम में? If hydrogen is added to a system at equilibrium, then according to Le Chatelier's principle, this equilibrium should move in forward direction. जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। यानी हमने चेंज क्या इंपोज की? हाइड्रोजन को बढ़ाना चाहा, तो इक्विलिब्रियम कहां चली जाएगी? राइट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वो उस चेंज को क्या कर देगी? मिनिमाइज कर देगी। ये आपके पास था अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, यानी कि अगर सिस्टम में एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में मौजूद हो और हम क्या करें? प्रेशर को चेंज करें, बढ़ाएं या कम करें, तो फिर क्या होगा? पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेशर का अफेक्ट जस्ट गैसियस रिएक्शंस में आएगा, यानी वो रिएक्शंस जिनमें इक्विलिब्रियम पे गैसियस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स मौजूद हों, तो तब आपको आएगा अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, आपको नजर आएगा, अदरवाइज नजर नहीं आएगा। दूसरा कि गैसियस इक्विलिब्रिया हो, यानी इक्विलिब्रियम में गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मौजूद होने चाहिए, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेम नहीं होने चाहिए, तब आपको प्रेशर का अफेक्ट मिलेगा। मैं दोबारा आपको समझा देता हूं कि प्रेशर का अफेक्ट कब मिलेगा? जब आपके पास इक्विलिब्रियम में गैसियस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स मौजूद हों। दूसरा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स सेम ना हो, तब आपको ये अफेक्ट मिलेगा। ओके, हम ये 3 एग्जांपल्स लेते हैं और उसके लिहाज से देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड जिसके 2 मोल्स हैं और ये गैसियस स्टेट में है, वो कन्वर्ट हो रहा है किस में? हाइड्रोजन में और आयोडीन में, और ये दोनों भी क्या हैं? गैसियस स्टेट में है, यानी ये इक्विलिब्रियम में गैसियस रिएक्टेंट्स भी और गैसियस प्रोडक्ट भी हैं। दूसरा, अगर आप देखें, रिएक्टेंट्स के 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट्स के भी 2 मोल्स हैं, तो आप बेशक प्रेशर बढ़ाएं, कम करें, ज्यादा करें, जितना मर्जी करें, इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, प्रेशर हम बढ़ाएं, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, नो चेंज, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी नो चेंज। क्यों? Because number of moles of reactants and products are same. Hence, effect of change in pressure will not be observed in this case. यानी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हो गए हैं? सेम हैं, तो आप बेशक प्रेशर को कम करें या ज्यादा करें, इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगी। इक्विलिब्रियम तब शिफ्ट होती है जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम ना हो। ठीक है। सेकंड एग्जांपल में देखें, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में है, प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये भी गैसियस स्टेट में, गोज टू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब आप देखें, गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, और रिएक्टेंट्स के 4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स हैं। इट्स मीन यहां हमें प्रेशर का अफेक्ट नजर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? प्रेशर को बढ़ाते हैं।
इफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, ये हमने चेंज इंपोज की, तो सिस्टम क्या करेगा, प्रेशर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। हमें मालूम है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रेशर होगा। जितने कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना कम क्या हो जाएगा, प्रेशर होगा। यानी हमने प्रेशर बढ़ाया है, सिस्टम उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा जहां कम नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हों, ताकि प्रेशर के इफेक्ट को क्या कर दे, मिनिमाइज कर दे। इफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, then according to Le Chatelier principle, this equilibrium should move in that direction where less number of moles are produced. In this case equilibrium should move in right direction, क्योंकि right direction में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में दो मोल्स बन रहे हैं, कम मोल्स बन रहे हैं, तो शिफ्ट क्या हो जाएगी, राइट। ओके, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जस्ट चेंज हो सकती है टेम्परेचर के चेंज होने से। थर्ड देखते हैं, प्रेशर इज इंक्रीज्ड। ये आपके पास 2 मोल्स है सल्फर डाइऑक्साइड के जो गैसियस स्टेट में है, 1 मोल है ऑक्सीजन वो भी गैसियस स्टेट में है, और 2 मोल्स हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड के जो कि गैसियस स्टेट में है। यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेम नहीं है, लिहाजा आपको प्रेशर का इफेक्ट नजर आएगा। इफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड, then according to Le Chatelier principle this equilibrium should move in that direction where less number of moles are produced. इस केस में कहां लेस नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, hence this equilibrium should move in a forward direction, right direction। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी राइट डायरेक्शन में, और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जस्ट चेंज होती है टेम्परेचर के चेंज होने से। फोर्थ में देखते हैं, वही इक्विलिब्रियम है SO2 प्लस ऑक्सीजन गोज टू, और अब हम क्या करते हैं, इसका प्रेशर डिक्रीज करते हैं। इफ प्रेशर ऑफ दिस सिस्टम इज डिक्रीज्ड at equilibrium, then according to Le Chatelier principle this equilibrium should move in that direction where more number of moles are produced. In this case more number of moles are produced in left direction, hence this equilibrium should move in left direction। तो इक्विलिब्रियम कहां मूव कर जाएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा। ये आपके पास किसका होगा, प्रेशर का इफेक्ट होगा, ठीक है। और आप याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं ना प्रेशर की, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में मैंने प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज, इसका मतलब है मैंने वॉल्यूम को क्या किया है, डिक्रीज, ठीक है। इफ प्रेशर इज इंक्रीज इट्स मीन वी आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, ठीक है। सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, हमने प्रेशर को क्या किया है, इंक्रीज, इट्स मीन वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। पहली एग्जांपल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स तो क्या थे, सेम थे, तो हमें प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट नजर नहीं आएगा। लेकिन दूसरी एग्जांपल में इफ प्रेशर ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज्ड इट्स मीन वी आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, हेंस इक्विलिब्रियम शुड मूव इन दैट डायरेक्शन where less number of moles are produced, so equilibrium should move in right direction। यानी प्रेशर बढ़ाने से और वॉल्यूम कम करने से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगी जहां कम नंबर ऑफ मोल्स बन रहे होंगे। थर्ड एग्जांपल में भी जब प्रेशर इंक्रीज किया, इसका मतलब है हमने वॉल्यूम को क्या किया, डिक्रीज किया। तो जब वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां लेस नंबर ऑफ मोल्स बन रहे होंगे। फोर्थ एग्जांपल में हमने प्रेशर को क्या किया, डिक्रीज, इसका मतलब है वॉल्यूम को क्या किया, इंक्रीज। तो वॉल्यूम को जब इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां ज्यादा मोल्स बन रहे होंगे, तो सिस्टम शुड मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेशर का इफेक्ट और वॉल्यूम का इफेक्ट एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ऊपर से हमने क्या कंक्लूजन निकाली कि व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन प्रेशर, जब कभी आप प्रेशर को डिक्रीज करें इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द साइड ऑफ रिएक्शन विद मोर मोल ऑफ द गैस, यानी इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगी जहां मोर मोल बन रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप
प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में चली जाएगी जहां लेस मोल बन रहे होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। ठीक है, तो पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो केमिकल रिएक्शन एक डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, फॉर एग्जांपल दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज एंडोथर्मिक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी एक केमिकल रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब है कि जब ये मूव करेगा फॉरवर्ड की तरफ एनर्जी रिलीज करने की कोशिश करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर ये मूव करेगा लेफ्ट की तरफ तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। फिर हम अप्लाई करते हैं ले शैटियर प्रिंसिपल। चेंज इम्पोज्ड, हम चेंज क्या करते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग हीट इनटू इट, देन अकॉर्डिंग टू ले शैटियर प्रिंसिपल equilibrium will shift in that direction where absorption of heat takes place। यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम उस डायरेक्शन की तरफ जाएगा जो एंडोथर्मिक होगा, ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले और टेम्परेचर को कम कर दे। ठीक है, तो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, तो बैकवर्ड क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। तो इस केस में ये मूव कर जाएगा लेफ्ट की तरफ। जब ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास देखो क्या होता है, अमोनिया रेज़्ड टू पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 रेज़्ड टू पावर 1 और H2 की पावर 3। अब आप देखो कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सिस्टम कहां जाएगा, एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ, जो कि हमारे पास कौन सी है, बैकवर्ड यानी लेफ्ट डायरेक्शन में। जब लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा तो न्यूमिरेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जब कभी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम जाएगा एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ, ताकि वो हीट को क्या कर ले, एब्सॉर्ब कर ले। तो हमारे इस केस में एंडोथर्मिक डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट, बैकवर्ड। तो इस वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड। जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो केसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम इट, यानी हम सिस्टम में से हीट को रिमूव कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो अब सिस्टम क्या कहां जाएगा, उस डायरेक्शन की तरफ जाएगा जो एक्सोथर्मिक होगी, ताकि मोर हीट रिलीज करे। तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है, राइट। जब ये राइट जाएगा तो आपके पास केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सिस्टम हमेशा जाता है एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ, अकॉर्डिंग टू ले शैटियर प्रिंसिपल। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आप हीट ऐड कर रहे हो, तो सिस्टम क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा सिस्टम जाएगा एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ। हमारे पास इस केस में एंडोथर्मिक डायरेक्शन लेफ्ट थी, इस वजह से सिस्टम मूव कर गया लेफ्ट की तरफ। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी लेफ्ट की तरफ। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे इसका मतलब है कि आप हीट को रिमूव कर रहे हो, तो सिस्टम मोर हीट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो इक्विलिब्रियम शुड मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर हीट इज रिलीज्ड। तो हमारे इस केस में हीट कहां रिलीज हो रही है, राइट डायरेक्शन में, इस वजह से सिस्टम मूव कर जाएगा राइट डायरेक्शन में। तो आपने याद रखना है कि जब कभी टेम्परेचर बढ़ाएंगे सिस्टम मूव कर जाएगा एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, और जब कभी टेम्परेचर कम करेंगे सिस्टम मूव कर जाएगा एक्सोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ। ओके, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसी को ही और एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन है। अगेन दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एंडोथर्मिक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो चेंज हम इंपोज करते हैं, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड at equilibrium,
then according to Le Chatelier principle this equilibrium should move in endothermic direction in order to absorb heat. हमारे इस केस में एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है? लेफ्ट, तो सिस्टम शुड मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन। जब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब हम चेंज क्या इंपोज करते हैं? इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब है वी आर रिमूविंग हीट फ्रॉम द सिस्टम, तो देन अकॉर्डिंग टू Le Chatelier प्रिंसिपल दिस इक्विलिब्रियम शुड मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर हीट इज रिलीज्ड, जहां हीट रिलीज हो रही है तो वो हमारे पास कौन सी है? फॉरवर्ड। तो इस वजह से सिस्टम मूव कर जाएगा राइट की तरफ। जब राइट की तरफ मूव करेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, उम्मीद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखें कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? कैटलिस्ट से वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज करता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। इसका एक ही काम है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट यूज करने से इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगी। कैटलिस्ट हैज नो अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन एज वेल हैज नो अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? गिव एप्लीकेशंस ऑफ Le Chatelier प्रिंसिपल इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में Le Chatelier प्रिंसिपल की एप्लीकेशन बताएं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में एक केमिस्ट का काम क्या होता है कि ऐसी कंडीशन अप्लाई करना जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाए? प्रोडक्ट फेवर हो जाए, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करे और टाइम भी क्या लगे? कम लगे। तो हमने उस कंडीशन को मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली जाते हैं कि अमोनिया एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, अमोनिया केमिकल बन रहा है, हम चाहते हैं कि अमोनिया की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए और टाइम भी कम लगे, तो हमें Le Chatelier प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। तो Le Chatelier प्रिंसिपल के मुताबिक हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो हाई प्रेशर 200 atm। ठीक है, हाई प्रेशर जब हम अप्लाई करेंगे, कितना? 200 atm, तो ये सिस्टम कहां चला जाएगा? फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा। अभी हम पढ़ चुके हैं इफ प्रेशर ऑफ ए सिस्टम इज इंक्रीज्ड देन अकॉर्डिंग टू Le Chatelier प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शुड मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर लेस नंबर ऑफ मोल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो लेस नंबर ऑफ मोल्स हमारे इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में बन रहे हैं। ठीक है, तो हाई प्रेशर। दूसरा लो टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा एच इस केस में नेगेटिव है। ठीक है, लो टेम्परेचर फेवर्स द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बट रेट बहुत स्लो हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? बहुत स्लो हो जाएगा। इस वजह से हम तकरीबन ऑप्टिमम टेम्परेचर रखते हैं 400 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि रेट ज्यादा रहे, अच्छा रहे। हाँ, इससे कम टेम्परेचर रखेंगे तो क्या होगा? अमोनिया की प्रोडक्शन ज्यादा होगी लेकिन रेट बहुत कम हो जाएगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर ये रहेगा। तीसरा हम क्या यूज करेंगे? कैटालिस्ट यूज करेंगे आयरन। कैटालिस्ट से क्या होगा? जब हम कैटालिस्ट यूज करेंगे तो उससे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा और जल्दी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी। चौथा हम क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूसली हम अमोनिया को रिमूव करते रहेंगे। If continuously ammonia is removed from a system at equilibrium, then according to Le Chatelier principle, this equilibrium should move in a forward direction. Hence, production of ammonia is increased. तो आपने कंटिन्यूसली अमोनिया को क्या करते रहना? रिमूव करते रहना। तो ये 4 पॉइंट्स आपको डिटेल से पेपर में लिखने होंगे और ये पेपर में क्वेश्चंस आ भी चुका है। अब हमने Le Chatelier प्रिंसिपल तो अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपकी एक्सरसाइज में जितने भी Le Chatelier प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको हम स्टडी करेंगे।
तो प्यारे बच्चों, आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखनी है और अपने दोस्तों से भी शेयर करनी है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। शुक्रिया।